Dear friends, you are welcome to the channel once again. And today, in the series of UP Revenue Code 2006, our topic are Jurisdiction and Procedure of Revenue Code. चैप्टर 13, अध्याय 13 का नाम ही रेवेन्यू कोड का प्रोसीजर और ज्यूरिडिक्शन है। रेवेन्यू कोड का क्षेत्राधिकार, और इसमें हम रेवेन्यू कोड के क्षेत्राधिकार तो पढ़ेंगे ही, उसी के साथ साथ अपील पढ़ेंगे। फर्स्ट अपील कब की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है, और सेकंड अपील पढ़ेंगे, इसके लिए कौन सा कोर्ट एम्पावर है। और इसी के साथ हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र, जिसको हिंदी में जिसको पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र बोला जाता है, और उर्दू में इसको संभवतः वाजबे नंबर दरखास्त या पूर्व के कुछ ज़िलों में इसको तजवीज़ शानी प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है। तो वो पढ़ेंगे। किसी भी कोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र है। ये एक्चुअली जो ओल्ड एक्ट था हमारा यूपी ZA&LR एक्ट, उसकी सेक्शन 201 का ये प्रोविज़न है। यहाँ इसको धारा 209H में इसको दिया गया है, वो देखेंगे। और इसी के साथ साथ रिवीज़न पढ़ेंगे। रिवीज़न किस कोर्ट में किया जा सकता है, किस आधारों पर रिवीजन डाल सकते हैं आप किसी आदेश के खिलाफ, रिवीजन पढ़ेंगे। और साथ ही रिवीजन का हिंदी में हम बोलते हैं पुनरीक्षण, और उर्दू में इसको संभवतः निगरानी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ हम व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रिवीजन एंड अपील पढ़ेंगे, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। और एक और विशेष चर्चा यहाँ हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ में सुने जाते हैं, और कौन से मुकदमे ऐसे हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में योजित किए जाएंगे। इस पर डीपली डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे अपनी पिछली 40-50 वीडियो में सब इतना इंटरेस्ट, इतना आनंद किसी चैप्टर में नहीं आया, तो संभवतः आप भी इससे लाभान्वित होंगे। और मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको अवश्य मिलेगी। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो हम इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्कस करेंगे ही, और यदि आप जुडिशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की मोर और लेस संभावना हर समय बनी रहती है। किसी रूप में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता रहता है। और यदि आप न्यू कमेंट्स हैं, वकालत के पेशे में आप नए आए हैं, तो उस दृष्टि से भी ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए, आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। यदि थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाता है तो आप धैर्य बनाए रखिए। मैं समझता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है इस चैप्टर का, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड एंड रेवेन्यू कोड, सेक्शन 206। धारा 206 रेवेन्यू कोड के क्षेत्राधिकार की बात करती है। तो ये धारा ये बोलती है कि ऐसा कोई भी मामला जो इस कोड के अकॉर्डिंगली, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या नीचे का कोई भी राजस्व न्यायालय, इवन कोई राजस्व अधिकारी, उसको निर्णित करने में, उसको डिस्पोजल करने में, उसको निस्तारित करने के लिए सशक्त है, सक्षम है, एम्पावर है, तो फिर वो मामला कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर समझा जाएगा, उसको रेवेन्यू डोमेन का माना जाएगा। ये सेक्शन में इसमें बताया गया है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ऐसा कौन से मामले हैं जो रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू अधिकारी जिसको निस्तारित करने के लिए सक्षम है। तो जब ये प्रश्न आता है तो इसके लिए देखिए हमें जाना पड़ेगा, इसका जो कोड का जो शेड्यूल 2 है उसको पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में लिस्ट दी गई है और उसको बड़ा स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो मैं उसको सारा ना पढ़ के कुछ पॉइंट उसके पढ़ देता हूँ, ताकि सेकंड शेड्यूल, इसमें क्रम संख्या 1 से 16 तक विषय दिए गए हैं जो सिविल कोड के ज्यूरिडिक्शन से बाहर माने जाएंगे और रेवेन्यू कोड डोमेन में उनको रखा गया है। तो देखिए ऐसे कौन से पॉइंट है, मैं 3, 4, 5 एग्जाम्पल के तौर पर उनको पढ़ देता हूँ, चूँकि अगर इसमें पढ़े जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसका जैसे बाउंड्री डिमार्केशन या बाउंड्री मार्क्स फिक्सेशन का मामला है, यानी सीमा चिन्ह के फिक्सेशन का मामला है, तो उसको क्या है, रेवेन्यू कोड ही उसको तय करेगा। सिविल कोड के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई एंट्री से रिलेटेड कोई मामला है, चाहे वो रॉन्गफुल तरीके से ही एंट्री की गई हो, उसको प्रतिस्थापित करना हो, उसको चेंज करना हो, ये मामला केवल रेवेन्यू कोड ही तय करेगा। सिविल कोड के क्षेत्राधिकार से ये मतलब बाहर का मामला है।
नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड रेवेन्यू लगान का निर्धारण करने का कोई मामला है, भले ही उसको लगान को माफ़ कर दिया गया हो या लगान में छूट दी गई हो, सस्पेंशन किया गया हो, किसी भी प्रकार का अगर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मामला है तो उसको राजस्व न्यायालय ही उसको तय करेंगे, वो उसी डोमेन में रखा गया है। और एक अगला पॉइंट दिया गया, भूमिधर या असामी को रॉन्गफुल तरीके से इजेक्टमेंट कर दिया गया, उसके लिए पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र यदि दिया जाता है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में ही दिया जाएगा, सिविल कोर्ट कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आगे ये 1 से 16 तक पॉइंट दिए गए, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और इसको आप पेज नंबर इसका 86-87 पे ये है, आप वहाँ भी इसको जाकर के देख सकते हैं। ये था सेक्शन 206। इसका सब क्लोज 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया गया कि कोई भी अपीलेंट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट इवन एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो तो वो किसी भी आपत्ति को तब तक विचार नहीं करेगा किसी नीचे के किसी कोर्ट के ऑब्जेक्शन की, तब जब तक कि उस प्रार्थना पत्र पर उस आपत्ति जो है वो ओरिजिनल कोर्ट में दाखिल न कर दी गई हो और ओरिजिनल कोर्ट में भी न्याय परिणामिक रूप से विफल हो गया हो, तब उसको कोई ऊपर का जो कोर्ट है अपीलेंट कोर्ट हो उस पर उस ऑब्जेक्शन को सुनवाई कर सकते हैं। तो दूसरा, ऐसे मामले जिनमें केस इशू वाद बिंदु तय किए जाते हैं, वाद बिंदु सेटल किए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में कोई भी ऑब्जेक्शन तब तक नहीं सुना जाता जब तक वो ओरिजिनल कोर्ट में उसको वाद बिंदु तय करते समय या वाद बिंदु तय करने से पूर्व में जब तक वो ऑब्जेक्शन फाइल न किया गया हो, तो उसको कोई भी अपीलेंट कोर्ट या कोई रिविजनल कोर्ट उसको उस पर सुनवाई नहीं करेगी। ये बात इसमें मेंशन है। तो ये धारा 206 जो इसके ज्यूरिडिक्शन को राजस्व कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पर बात करती है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आता है फर्स्ट अपील, धारा 207 सेक्शन 207 अपील की बात करती है। प्रथम अपील कब की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है। तो देखिए यहाँ ये दिया गया है, किसी भी मामले में, किसी मुकदमे में या किसी एप्लीकेशन पर या किसी प्रोसीडिंग पर यदि कोई फाइनल आर्डर या कोई फाइनल डिग्री हो जाती है तो उस डिग्री या उस फाइनल आर्डर के खिलाफ उसके अगेंस्ट जो एग्री पर्सन है या एग्री पार्टी है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर उसमें फर्स्ट अपील प्रीफर कर सकती है। अब देखिए यहाँ ये बात आती है कि प्रथम अपील कब और कहाँ की जा सकती है और सेकंड अपील कब और कहाँ की जा सकती है। तो इसको देखने के लिए एक्चुअली हमें इस कोड का शेड्यूल 3 जो अनुसूची 3 बाद में दी गई उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं शेड्यूल 3 थोड़ा सा पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए इसमें शेड्यूल 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 5 कॉलम दिए गए हैं और ये नेचर ऑफ सूट्स के आधार पर ये पता चलता है कि कौन सा ओरिजिनल कोर्ट्स है और कौन सा अपील कोर्ट है फर्स्ट अपील और कौन सा इसमें कोर्ट सेकंड अपील जहाँ की जा सकती है। तो इसमें दिया गया 5 कॉलम बनाए गए। पहला सेक्शन धारा, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग, और तीसरा इसमें जो कॉलम है वो दिया गया ओरिजिनल कोर्ट जहाँ प्रारंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय कौन सा होगा, और चौथा कॉलम है इसका फर्स्ट अपील और लास्ट का 5वां कॉलम सेकंड अपील का दिया गया है। तो इसमें देखिए पहला सेक्शन 24 है, मान लिया 2-4 में उदाहरण के तौर पर बोल देता हूँ। सेक्शन 24 का मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री या बाउंड्री मार्क से कोई रिलेटेड कोई मामला है तो उसका जो ओरिजिनल कोर्ट होगा, जो उसका प्रारंभिक अधिकारिता वाला जहाँ जिसको बात को योजित किया जाता है वो एसडीओ कोर्ट है। अब एसडीओ कोर्ट है, इस यहाँ किसी कोई आर्डर हुआ तो उसके खिलाफ आप अपील कहाँ करेंगे। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट अपील कमिश्नर के यहाँ होगी और सेकंड अपील के लिए जगह खाली छोड़ दी गई। इसका मतलब ये है कि आयुक्त का मामला अंतिम फैसला होगा इस धारा 24 के मामले में, बाउंड्री डिस्प्यूट के मामले। नेक्स्ट इसमें धारा 35 नामांतरण का मामला है। नामांतरण का ओरिजिनल कोर्ट तहसीलदार कोर्ट, उसका अपीलेंट कोर्ट एसडीओ कोर्ट, और उसके बाद सेकंड अपील के लिए आप बोर्ड या कमिश्नर के यहाँ सकते हैं। धारा 116 खाता तकसीम का यदि मामला है, सूट फॉर डिवीज़न है तो उसका ओरिजिनल कोर्ट एसडीओ, फर्स्ट अपील कमिश्नर, सेकंड अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप कर सकते हैं। ये इसमें सारा पॉइंट इसमें बताए गए हैं। इसी प्रकार से धारा 67 का मामला है, ग्राम पंचायत की भूमि से अवैध कब्जेदार को हटाने का यदि कोई आर्डर हुआ है तो उसका सहायक कलेक्टर, फर्स्ट जो उसका प्रारंभिक अधिकारिता वाला जो कोर्ट है, और उसके बाद फर्स्ट अपील कलेक्टर। फर्स्ट और लास्ट इसमें कलेक्टर के अलावा कहीं आप अपील नहीं कर सकते। कलेक्टर का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला
माना जाएगा, ये यहाँ इस मेंशन है। इसके बाद मान लिया धारा 134 है, बिना हक के भूमि के अभियोग रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली या डैमेजेस का, या दोनों का, बेदखली और डैमेजेस का कोई वाद है तो उसको कहाँ सूट फाइल किया जाता है? उप जिलाधिकारी की कोर्ट में, उसका प्रारंभिक कोर्ट ये हुआ। तो इसकी फर्स्ट अपील आप करेंगे कमिश्नर आयुक्त के यहाँ, और सेकंड अपील के लिए बोर्ड। इसी प्रकार धारा 144 का कोई मामला है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, यानी भौमिक अधिकारों की घोषणा कराने के वाला जो वाद है धारा 144, इसको एसडीओ कोर्ट, इसकी जो है प्रारंभिक अधिकारिता वाला जो ओरिजिनल कोर्ट है, उसके बाद अपील कमिश्नर कोर्ट में की जा सकती है फर्स्ट, और सेकंड अपील को बोर्ड। इस प्रकार से पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, आप इसको पढ़ेंगे, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये बहुत क्रमबद्ध तरीके से इसको शेड्यूल 3 में इसको दिया गया है। नेक्स्ट इसका सब क्लॉज 3 कहता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग दी फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील की लिमिट की बात करता है कि कितने समय के बाद, तो इसमें दिया गया है कि 30 दिन के अंदर आप उस ऑर्डर से, जो ऑर्डर या डिक्री पास हुआ है और जिसके खिलाफ आप अपील में गए हैं, 30 दिन के अंदर उस फर्स्ट अपील को आपको दाखिल करना होगा, अदरवाइज फिर कोर्ट उस पर विचार नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 208 सेकंड अपील। तो देखिए धारा 208 सेकंड अपील का प्रावधान करती है, और फर्स्ट अपील जहां लॉ और फैक्ट के मिक्स क्वेश्चन पर, या केवल लॉ के क्वेश्चन पर, या केवल फैक्ट के क्वेश्चन पर जहां फर्स्ट अपील प्रीफर की जाती है, वहां सेकंड अपील को थोड़ा सा लिमिटेड और स्पेसिफाई कर दिया गया है। सेकंड अपील केवल सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के मामले में की जा सकती है। अब यहां प्रश्न आता है कि सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? तो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब यह है, ऐसा कोई भी मामला जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हित निहित जिसमें हो, और वो मामला किसी नीचे की किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वो मामला उठाया ना हो, वो बिंदु ना उठा हो पब्लिक इंपॉर्टेंस का, और यदि उठाया गया हो और वो डिसाइड ना हुआ हो, तो ऐसे मामले में हम सेकंड अपील में उस पर चैलेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड अपील का जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया है। फर्स्ट अपील को जहां लॉ या फैक्ट, या लॉ और फैक्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन पर जो फर्स्ट अपील की जा सकती है, वहां इसको लिमिटेड करते हुए ये केवल पब्लिक इंपॉर्टेंस का हित निहित यदि है और वो क्वेश्चन किसी नीचे की कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसको नहीं उठाया गया है, या उठाया भी गया है तो वो डिसाइड नहीं हुआ है, तब तब उस क्वेश्चन को आप सेकंड अपील में चैलेंज कर सकते हैं। सेकंड अपील का सब क्लॉज 3 ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सेकंड अपील। जिस प्रकार से फर्स्ट अपील में 30 डेज का समय दिया गया है, उस प्रकार से सेकंड अपील के लिए उस ऑर्डर से, जिस ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ आप सेकंड अपील को में गए हैं, वो 90 डेज का समय यहाँ दिया गया है। तो ये थी सेकंड अपील। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 209 बार अगेंस्ट सर्टेन अपील्स। ऐसे मामले जिनमें अपील नहीं की जा सकती, अपील को बार रखा गया है, वो धारा 209 उस सब्जेक्ट पर बताती है। सेक्शन 209 में ये बताया गया कि वे कौन से मामले होंगे कि जिनमें अपील नहीं की जा सकती, कौन से आर्डर या कौन से डिग्री होंगे जिनके खिलाफ हम अपील में नहीं जा सकते। आपने 207, 208 फर्स्ट अपील और सेकंड अपील पढ़ा। उसके बाद ये सेक्शन 209 में ये बताया गया कि आप किस मामलों में अपील कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई प्रावधान ओल्ड एक्ट, जेड एंड LR एक्ट में नहीं था, इसको यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया और वे पॉइंट बताए गए हैं। तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। ये इसमें 5 पॉइंट में हम अपील नहीं कर सकते। देखिए चैप्टर 11 जो हमने इसका अभी इससे पहले वीडियो में पढ़ा, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी उसमें कोई लगान निर्धारण का मामला हो, लगान माफ़ी का हो, लगान को मुफ्त कर दिया जाए, या कोई स्थगन का मामला हो, सस्पेंशन का हो, कोई रिमिशन हो, इस प्रकार का कोई आर्डर यदि किसी रेवेन्यू कोर्ट में, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में किया जाता है, तो उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। दूसरा दिया गया भारतीय म्याद अधिनियम की धारा 5 में कोई विलंब से माफ़ी के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, और वो प्रार्थना पत्र आपका अलाउ हो या रिजेक्ट हुआ हो, स्वीकार या अस्वीकार कुछ भी हो, उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। तो यहाँ एक ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि इस प्रकार का
कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसमें पार्टी सीधे रिवीजन में जा सकती है, उसकी अपील नहीं हो सकती। इसको हम नेक्स्ट इसकी जो रिवीजन वाली सेक्शन है इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट ये दिया गया है, ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे। यदि कोई स्टे एप्लीकेशन आपने दी गई है, वो रिजेक्ट हुई है या ग्रांट हुई है, तो फिर उसके खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है, इंटरिम नेचर। इंटरिम नेचर, अंतरिम प्रकृति का कोई आदेश या डिक्री है, तो खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते। अपील में उसको चैलेंज, ऐसे आर्डर को नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यदि दोनों पक्षों की सहमति से कोई आर्डर पास हुआ है, कोई डिक्री पास हुई, तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील में उस आर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। ये इस प्रकार के ये बार रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 209 और सब क्लोज एच। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बेसिकली रेस्टोरेशन का प्रोविज़न है। जो हमारा ओल्ड एक्ट था यूपी ZA&LR एक्ट, उसकी धारा 201 का ये प्रोविज़न है, जहाँ कोई आदेश या डिक्री एक्स पार्टी या बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीड हुआ है, तो उस आर्डर के खिलाफ हम रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हैं, और वो भी 30 डेज़ के अंदर। 30 डेज़ की इसमें लिमिट दी गई है। उस आर्डर को सेटिसाइड कराने के लिए रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दी जाती है, और उस एप्लीकेशन में आपको सबस्टेंशियल रीजन देना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इन्हीं आधार पर कोर्ट उस मामले को रेस्टोर कर सकता है और बाद में पुनः सुनवाई कर सकता है। यदि इस प्रकार का किसी मामले में रेस्टोरेशन आती है, तो जिस पार्टी के, जिस पर्सन के हक में वो ऑर्डर हुआ था, उसको सुनवाई के लिए समन करना आवश्यक है। बिना समन के उस ऑर्डर को उल्टा नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बात भी यहाँ मेंशन है। तो नेक्स्ट मैं समझता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, रिवीजन अगली वीडियो में। उम्मीद है कि ज्यूरिडिक्शन रेवेन्यू कोड और अपील, सेकंड अपील और रेस्ट्रिक्शन वाला टॉपिक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यू हैव एनी डाउट, क्वेरी या सजेशन, तो प्लीज़ मार्क्स टू मी। अदरवाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर. Channel subscribe also. Thank you for watching this. Thank you so much.